नमस्कार दोस्तों, कैरियर जोन क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं भूगोल। ठीक है। भूगोल का जो पहला चैप्टर है दोस्तों हम लोगों का, वो है भारत, संसाधन एवं उपयोग। ठीक है, यानी कि भारत में जो जो संसाधन है और उनका जो उपयोग है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग। संसाधन समझना, तो संसाधन को पढ़े तो संसाधन प्रकृति से प्राप्त विभिन्न वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त होती है, जिनको बचाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, संसाधन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, इसको समझिएगा अपनी भाषा में। यानी प्रकृति से प्राप्त विभिन्न वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है, उसे संसाधन कहते हैं। ठीक है। अगर बात करें अपनी भाषा में इसको, तो संसाधन वे वस्तुएं हैं, यहाँ पर हम लिख दिए थे, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हर वह वस्तु संसाधन कहलाती है जिसका इस्तेमाल हम अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए करते हैं। यानी प्रकृति में वे सारी वस्तुएं जिनका उपयोग हम अपनी आवश्यकता के लिए करते हैं, उसे संसाधन कहते हैं। जैसे जंगल, मोबाइल, कैमरा, कंप्यूटर, बस, जल, कोयला, जो भी चीज़ें प्रकृति में है और जिसका उपयोग हम लोग अपनी आवश्यकता के लिए करते हैं, वे सारी की सारी संसाधन है। कोई भी चीज़ें जिसका उपयोग हम अपनी आवश्यकता के लिए करते हैं, तो वो संसाधन है। आगे बात करते हैं दोस्तों, तो संसाधन भौतिक और जैविक दोनों हो सकते हैं। संसाधन भौतिक भी हो सकते हैं और जैविक भी हो सकते हैं। भौतिक संसाधन भूमि, मृदा, जल, खनिज, ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये सब भौतिक है। जैविक संसाधन तो वनस्पति, वन्य जीव, जलीय जीव, जो भी है ये सब के सब, यानी जिसमें जीवों का अंश है ना, वो जैविक संसाधन है। आगे बात करते हैं दोस्तों, ये समझाना चाहेंगे हम भौतिक संसाधन। भौतिक संसाधन जैसे भूमि, पृथ्वी, जल, खनिज, चट्टान, पर्वत, ये सब के सब, मृदा, ये सब के सब भौतिक संसाधन है। जैविक संसाधन जिसमें जीवों के अंश मिलते हैं, जैसे वनस्पति जीव है, वन्य जीव एक प्रकार का जीव है, जलीय जीव एक प्रकार का सजीव है। ठीक है, मनुष्य एक प्रकार का सजीव है। ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये जैविक संसाधन है। यानी संसाधन दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो भौतिक होगा या तो जैविक होगा। आगे बात करते हैं दोस्तों, तो एक बहुत बड़े भौगोलिकविद थे जिनका नाम था जिम्मरमैन। जिम्मरमैन जो थे ना, उनका कहना था कि संसाधन जो है वो होते नहीं हैं, बनते हैं। संसाधन होते नहीं हैं पृथ्वी पर, वो बनते हैं। जैसे कोयला, कोयला एक प्रकार का संसाधन है, तो वो पृथ्वी पर होता नहीं है, धीरे 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 किसी से बनता है। अब जैसे मान लीजिए पेड़ पौधा, तो पेड़ पौधा जो है ना, वो धीरे धीरे बनता है, होता नहीं है, धीरे धीरे वो बनता है। ठीक है, तो संसाधन होते नहीं हैं, बनते हैं। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये जरूर याद रखिएगा। एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से आपसे पूछ देगा बोर्ड एग्जाम में कि संसाधन होते नहीं, बनते हैं। यह कथन किसका था? तो जिम्मरमैन का। आगे बात करते हैं संसाधन का वर्गीकरण। तो संसाधन का जो वर्गीकरण है ना, उसे उसके आधार पर बांटा गया है। अलग अलग आधार पर संसाधनों को बांटा गया है। तो कुछ संसाधन को उत्पत्ति के आधार पर बांटा गया है, कुछ को उपयोगिता के आधार पर बांटा गया है, कुछ को स्वामित्व के आधार पर बांटा गया है, और कुछ संसाधन को विकास की स्थिति के आधार पर बांटा गया है। तो हम लोग पढ़ेंगे कि किसको किस स्थिति में बांटा गया है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं आगे। तो संसाधन, ये डायग्राम से समझिएगा। संसाधन जो होते हैं ना, वो दो टाइप के हो सकते हैं। या तो संसाधन प्राकृतिक रहा होगा, या तो संसाधन मानवीय रहा होगा। कुछ प्रकृति ने बनाया है, कुछ को मानव ने बनाया है। प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं ना, वो नवीनकरणीय हो सकते हैं या फिर नवीनकरणीय हो सकते हैं। और मानवीय संसाधन जो बना है, उसे संरचना एवं संस्था के अनुसार से बांटा गया है, और कुछ को मात्रा एवं गुणवत्ता के अनुसार से बांटा गया है। अब संरचना एवं संस्था के अनुसार से जो बांटा गया है, वो पुनः चक्रीय भी हो सकते हैं, जबकि मात्रा एवं गुणवत्ता के अनुसार से जो बांटा गया है, वो अचक्रीय होते हैं। अब इसकी बात करें तो कुछ नवीनकरणीय जो होती है, वो सतत अथवा प्रवाह होते हैं,
जबकि कुछ नवीनकरणीय जो होते हैं वो जैव के रूप में होते हैं, जो प्राकृतिक वनस्पति हो सकता है और वन्य जीव हो सकता है। ठीक है दोस्तों, इसको समझिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। ये क्या है, कह रहा है कि उत्पत्ति के आधार पर जो है ना संसाधन दो प्रकार के हैं। अब आपसे कोई पूछेगा कि बताइए उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो आराम से आप बोलिएगा दो होते हैं। एक होता है आपका जैव संसाधन और एक होता है आपका अजैव संसाधन। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने होते हैं, दो होते हैं। एक होता है जैव संसाधन और एक होता है अजैव संसाधन। नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों, जैव संसाधन जिसमें जीव सजीव के अंश मिलेंगे, जैव संसाधन है। तो कहेंगे वैसे संसाधन जो जैव मंडल से मिलते हैं, यानी कि जिसमें सजीव के सभी लक्षण मौजूद होते हैं, उसे जैव संसाधन कहते हैं। अब जैव संसाधन कौन, मनुष्य देखिए सजीव है, वनस्पति सजीव है, मत्स्य सजीव है, पशुधन एक प्रकार क्या है, सजीव है। ये इसमें जीवों के अंश है, यानी कि ये सजीव है, इसलिए इसको जैव संसाधन बोलेंगे। अजैव संसाधन किसको बोलेंगे, तो वैसा संसाधन जो निर्जीव पदार्थ से बनता है वो अजैव संसाधन कहलाता है। ठीक है, अब अजैव संसाधन कौन कौन है वो देख लेते हैं। तो मिट्टी, हवा, पानी, धातु, पत्थर, ठीक, कोयला, चट्टान, पहाड़, जल, ये सब क्या है, अजैव संसाधन है। ठीक है ना। तो हम आपसे कोई बोलेगा कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने होते हैं, तो उत्पत्ति के आधार पर जो है संसाधन दो होते हैं, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं हम लोग उपयोगिता के आधार पर। तो उपयोगिता के आधार पर जो है ना दोस्तों संसाधन दो वर्गों में रखा गया है, फिर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है नवीनकरणीय और एक होता है अनवीनकरणीय। उपयोगिता के आधार पर संसाधन भी दो होते हैं, एक होता है नवीनकरणीय और एक होता है अनवीनकरणीय। समझ गए, उपयोगिता के आधार पे दो, कौन कौन, नवीनकरणीय, अनवीनकरणीय। अब नवीनकरणीय संसाधन किसे बोलेंगे, वैसा संसाधन जिन्हें हम भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक, ये जरूर याद रखिएगा, वैसा संसाधन जिन्हें हम भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा पुनः प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, वैसा संसाधन जिन्हें हम भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा पुनः प्राप्त कर सकते हैं उसे नवीनकरणीय संसाधन कहते हैं। जबकि इसका उल्टा, वैसा संसाधन जिन्हें हम किसी भी तरीका से पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, यानी कि वैसा संसाधन जिसे भौतिक प्रक्रिया या यांत्रिक प्रक्रिया या रासायनिक प्रक्रिया द्वारा पुनः प्राप्त कर सकते हैं तो नवीनकरणीय, और पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो अनवीनकरणीय संसाधन। अब नवीनकरणीय कौन है, सौर ऊर्जा, यानी कि जो सूर्य भगवान उगते हैं उससे जो ऊर्जा बनती है वो सौर ऊर्जा कहलाती है। तो देखिए आज सूरज उगा है, बिजली बनेगा, फिर कल सूरज उगेगा, फिर बिजली बनेगा, पुनः प्राप्त हो जाएगा। पवन ऊर्जा ये पुनः प्राप्त हो जाती है, जल ऊर्जा पुनः प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो ये सब ऊर्जा जो है दोस्तों ये क्या है, नवीनकरणीय है। जबकि अनवीनकरणीय ऊर्जा जो है, संसाधन जो है वो है आपका जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन कौन, कोयला, कोयला, पेट्रोलियम, कोयला, पेट्रोलियम और आपका प्राकृतिक गैस, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। ठीक है, प्राकृतिक गैस, ये सब जो है अनवीनकरणीय। देखिए कोयला खत्म हो जाएगा ना फिर पुनः नहीं बनेगा, पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा ना पुनः नहीं बनेगा, प्राकृतिक गैस खत्म हो जाएगा ना पुनः नहीं बनेगा। ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं दोस्तों स्वामित्व के आधार पर। ठीक है ना, तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन चार प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका व्यक्तिगत संसाधन। ठीक है, तो ऐसे संसाधन जो किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होता है, वैसा संसाधन जो किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होता है उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। यानी कि जिस पर जो है ना लोगों का एक निजी स्वामित्व हो। जैसे मान लीजिए आपके पास मोबाइल है, तो ये क्या है, ये आपका व्यक्तिगत संसाधन है। अगर आपके घर में कार है तो ये क्या है, व्यक्तिगत संसाधन, क्योंकि कार किसका है, आपका है, उस पर मेरा हक नहीं है, वो आपकी कार पे आपका हक है। तो जैसे में क्या हो जाएगा, भूखंड यानी किसी का जमीन, बगीचा, तालाब, मोबाइल, कार, पर्स, बैग, ये सब क्या है, व्यक्तिगत संसाधन है। जिसका रहेगा उसका पर्सनली है।
मेरे ख्याल से दोस्तों आपको लोगों को समझ में आ रहा होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा ना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। सारे सब्जेक्ट इस चैनल पे मिलेगा, ठीक है। और आपको लास्ट में हम जब एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो हम मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन करवाएंगे, जो कि हमारी टारगेट रहेगी 450 नंबर। 500 में से कम 450 नंबर दिलाना, ठीक है। तो बने रहिएगा मेरे साथ इस चैनल से जुड़ के। आगे बात करते हैं हम लोग सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन वैसे संसाधन जिनका उपयोग एक समुदाय के सभी लोग करते हैं, यानी कि वैसा संसाधन जिनका उपयोग एक समुदाय के सभी लोग करते हैं, उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं, ठीक है ना। अब होगा क्या, खेल का मैदान एक व्यक्ति का है या एक समुदाय का है? एक समुदाय के लोग हैं, उसमें सब लोग जा सकते हैं खेलने के लिए। सार्वजनिक पार्क एक आदमी का है या सबका है? वो सबका है, तो वो क्या हो गया, सामुदायिक। मंदिर क्या है, सामुदायिक संसाधन। मस्जिद सामुदायिक संसाधन, इत्यादि इसी तरह का, ठीक है। यानी कि यूँ कह लीजिए कि अगर एक व्यक्ति का, जिस पे कोई खास व्यक्ति का अधिकार क्षेत्र में रहता है, व्यक्तिगत संसाधन, और जिस पे एक समुदाय के लोगों का ये हक होता है, उसे हम लोग बोलते हैं सामुदायिक संसाधन, ठीक है ना। देख लेते हैं अगला तीसरा, हम लोग तीसरा की बात कर ले तो तीसरा जो संसाधन होती है वो है राष्ट्रीय संसाधन। कौन सा, राष्ट्रीय संसाधन। किसी भी प्रकार का संसाधन जो राष्ट्र की भौगोलिक सीमा के भीतर हो, मौजूद हो, उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। यानी किसी भी प्रकार के संसाधन जो राष्ट्र की भौगोलिक सीमा के अंदर होता है, उसे ना राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। मान लिया जाए ताजमहल, तो ताजमहल एक प्रकार का क्या है, राष्ट्रीय संसाधन, क्योंकि ताजमहल अगर भारत में है तो उस पर भारत का हक है, चीन का हक नहीं है, ठीक है। हावड़ा ब्रिज वो भारत के अंदर में है, तो वो एक प्रकार का राष्ट्रीय संसाधन हुआ। आपका ये कुतुब मीनार क्या है, राष्ट्रीय संसाधन है। ये अगर इंडिया के अंदर है तो इस पे इंडिया का अधिकार है, चीन का अधिकार, अमेरिका का अधिकार या पाकिस्तान का अधिकार नहीं है। अब हर एक देश में अपना अपना राष्ट्रीय संसाधन होता है। बात करते हैं हम लोग अगला चौथा, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन की। तो वैसा संसाधन जिनका नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा किया जाता है, उसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। जैसे समुद्री क्षेत्र किसी भी देश की तट रेखा से 200 किलोमीटर आएगी के समुद्री क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र का लेते हैं। यानी समुद्री क्षेत्र किसी भी देश की तट रेखा से 200 किलोमीटर के अंदर 200 किलोमीटर आएगी कि समुद्री क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र कहते हैं। जैसे क्या होता है ना, ये इलाका है और ये इलाका है, तो जो तट रेखा से 200 किलोमीटर की जो दूरी हुई वो राष्ट्रीय क्षेत्र कहलाएगा, और उसके बाद जो इलाका आता है ना, वो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र कहलाता है। मैं समझाना चाहूँगा दोस्तों आप लोगों को। मान लिया जाए ये इंडिया का है और ये पाकिस्तान का है, तो यहाँ से जो इंडिया का 200 किलोमीटर पड़ रहा है ना, वो इंडिया का अपवार्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाएगा, अपवार्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाएगा। और यहाँ से मान लीजिए पाकिस्तान का ये 200 किलोमीटर पड़ रहा है समुद्री इलाका में, तटरेखा से ये 200 किलोमीटर कर रहा है, तो ये पाकिस्तान का अपमार्जक क्षेत्र है और ये इंडिया का अपमार्जक क्षेत्र है। लेकिन इसके बाद जो ये इलाका बचा, ये इलाका जो बचता है, ये आपका कहलाएगा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होती है या किसी तरह का कोई दिक्कत होती है, तो इसमें ना इंडिया का हक है ना तो पाकिस्तान का हक है। इस पे हर देश आकर के समझौता करेगा कि नहीं, ये देश गलत कर रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये और ये, इन दोनों के बीच में ये जो 200 किलोमीटर की दूरी है, ये आपका कहलाएगा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से दोस्तों ये याद रखिएगा कि 200 महासागरीय क्षेत्र तक का जो है 200 किलोमीटर, वो आपका राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। दूसरा एक सवाल पूछता है कि तटरेखा से 200 किलोमीटर की दूरी तक के क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो जो तटरेखा से 200 किलोमीटर की दूरी तक है, उसे अपवार्जक आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। या फिर घुमा के पूछेगा आपसे कि अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र तटरेखा से कितने किलोमीटर दूर है, तो 200 किलोमीटर की दूरी तक होती है। आगे हम लोग बात करते हैं विकास की स्थिति के आधार पर। विकास की स्थिति के आधार पर संसाधन को 4 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है? 4। एक होता है संभावी संसाधन, यानी ऐसे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान तो होते हैं
परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया है, उसे संभावित संसाधन कहते हैं। जैसे मान लिया जाए यहाँ पे ये हिमालय की पर्वत में यहाँ पे कोयला है, ठीक है, लेकिन कोयला निकाले नहीं है, इसका उपयोग किया नहीं गया है कोयला है लेकिन उपयोग किया नहीं गया है, तो संभावना जता रहे हैं ना, तो ये वाला जो संसाधन है क्या कहलाएगा, संभावित संसाधन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, संभावित संसाधन। जैसे मान लीजिए कहेगा कि जमुई डिस्ट्रिक्ट में कुछ दिन पहले ये वायरल हुआ था कि जमुई जिला में जो है वो सोना निकला है, ठीक है, तो वो है लेकिन निकला नहीं है अभी, तो ये कौन से संसाधन होगा, संभावित संसाधन, क्योंकि है, निकला तो नहीं है, ऐसी है। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग ये उदाहरण में ले लेंगे हिमालय क्षेत्र का खनिज, हिमालय क्षेत्र का खनिज, ठीक ना, यानी हिमालय का जो एरिया है उधर खनिज जो है संभावना जताया गया है कि खनिज है लेकिन निकाला नहीं गया है। समझ गए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलते हैं आगे। तो आगे बात करते हैं, एक होता है विकसित संसाधन। क्या होता है, विकसित संसाधन। तो विकसित संसाधन किसे बोलेंगे कि वैसा संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनका उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, उसे विकसित संसाधन कहते हैं। समझिएगा दोस्तों कि वैसा संसाधन जिनका ना सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनका उपयोग जो है ना उनकी गुणवत्ता और मात्रा के आधार पर किया जा रहा है, उपयोग भी किया जा रहा है और उसका सर्वे भी कर लिया गया है, तो ऐसे संसाधन को हम लोग बोलेंगे विकसित संसाधन। एक होता है भंडार संसाधन। क्या होता है, भंडार संसाधन। तो वे संसाधन जो पर्यावरण में उपलब्ध हैं, ठीक है, और मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, परंतु उपयुक्त तकनीकी के अभाव में उसकी पहुंच से बाहर है। यानी कुछ ऐसे संसाधन हैं जो पर्यावरण में मौजूद है, ठीक है, लेकिन तकनीक के अभाव के कारण वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं भंडार संसाधन। क्या बोलते हैं, भंडार संसाधन। जैसे दोस्तों ये समझिएगा, जैसे सपोज डेट जल है, तो जल में क्या रहता है, H2O, तो कहीं ना कहीं जल के जो अंदर ना हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन है, ठीक है, तो हाइड्रोजन जल है और जल के अंदर हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, लेकिन हम लोगों की तकनीक के अभाव के कारण हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम लोग निकाल नहीं पा रहे हैं, ठीक ना, जबकि पानी में हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन भी, तो हाइड्रोजन भी एक संसाधन है और ऑक्सीजन भी संसाधन है। ये जल में ना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भंडार के रूप में संसाधन रखा हुआ है, लेकिन तकनीक नहीं रहने के कारण हम लोग उसे यूज नहीं कर पा रहे या निकाल नहीं पाते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग संचित कोष संसाधन, संचित कोष संसाधन, ठीक है। संचित कोष संसाधन भंडार संसाधन का ही अंश है जिसे उपलब्ध तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है। यानी जैसे आपका भंडार संसाधन होता है, जस्ट वैसे ही संचित कोष संसाधन होता है जिसका उपलब्ध तकनीक के आधार पर ना प्रयोग में लाया जा सकता है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, संसाधन संरक्षण, यानी संसाधनों का न्याय संगत तथा योजनाबद्ध प्रयोग जिससे संसाधनों का नुकसान ना हो, उसे संसाधन संरक्षण कहते हैं। यानी कि संसाधनों का नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन संरक्षण कहलाता है, ठीक है। मान लीजिए संसाधनों का भी कोयला क्या है, झारखंड में धड़ल्ले से निकाला जा रहा है, क्योंकि जितना ज़रूरत है उतना ही निकाला जाए, लेकिन धड़ल्ले से कोयला निकाला जा रहा है, तो ये क्या हो गया, संसाधन का ह्रास हो रहा है। लेकिन इसको विवेकपूर्ण तरीके से, ठीक है ना, जितना उपयोग होगा उतना ही अगर हम कोयला निकाल के रखें तो फिर ये क्या होता है, संसाधन संरक्षण कहलाएगा। आगे बात करते दोस्तों, सतत विकास। तो विकास की वह अवधारणा, इसको जरूर याद कर लीजिएगा दोस्तों, विकास की वह अवधारणा जिससे पर्यावरण को हानि ना पहुंचे तथा वर्तमान में किए जा रहे विकास के द्वारा भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को कायम रखा जा सके, ठीक है, उसे सतत विकास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, सतत विकास कहते हैं। चलते हैं आगे बात करते हैं, तो ये होती है कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे ध्यान देते हैं हम लोग। राष्ट्रीय संपदा के उदाहरण, तो सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन व वन्य जीवन, राजनीतिक,
सीमाओं के अंदर सारी भूमि 12 समुद्री मील, कितना 12 समुद्री मील यानी कि 19.2 किलोमीटर। 12 समुद्री मील का मतलब होता है 19.2 किलोमीटर तक महासागरीय क्षेत्र यानी भूभागीय समुद्र व इस पे पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्र की संपदा कहलाती है। 19.2 किलोमीटर तक जो संपदा है समुद्र से, वो राष्ट्रीय संपदा कहलाती है, यानी वो राष्ट्र की संपत्ति है। उसके बाद जो संपत्ति है वो राष्ट्र की संपत्ति नहीं होती है। इसको यह भी याद रखिएगा, मानव एवं तकनीक की शोषणात्मक दोहन प्रवृत्ति डाकुओं की अर्थव्यवस्था है। मानव एवं तकनीक की शोषणात्मक दोहन प्रवृत्ति डाकुओं की अर्थव्यवस्था से संबंधित है, यह है। ठीक है। अब संसाधनों के संरक्षण के लिए ना दोस्तों, जितनी तीव्र गति से संसाधन का ह्रास हो रहा है उस अनुसार से अगर देखा जाए तो संसाधन बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उस संसाधनों को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम विश्व शिखर सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय देश यानी कि सारे देश मिल करके, भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, चीन, सारे देश मिल करके इस तरह से देश का सम्मेलन हुआ स्टॉकहोम में। कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम में 1972 में किया गया था। पर्यावरण संरक्षण के लिए सर्वप्रथम विश्व शिखर सम्मेलन स्टॉकहोम में 1972 ईस्वी में किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से 3 सवाल कि पर्यावरण संरक्षण के लिए विश्व शिखर सम्मेलन कब किया गया? 1972। कहाँ किया गया? तो स्टॉकहोम में किया गया था दोस्तों। कहाँ किया गया था? स्टॉकहोम में किया गया था। इसी सम्मेलन के बाद ना, यानी कि इस सम्मेलन के बाद जो है ना 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसी सम्मेलन के बाद से, जब ये स्टॉकहोम में ये सम्मेलन हुआ था, तब से लेकर के आज तक 5 जून को ना पर्यावरण दिवस मनाते। तो अब आपसे कोई पूछेगा कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को। ठीक है दोस्तों। पर्यावरण में प्रदूषण के कारण दूरी पृथ्वी प्रदूषित हो रही थी। इसी को मद्देनजर रखते हुए सन 1992 ईस्वी में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो शहर में विश्व के 172 देशों ने पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया था। यानी कि पर्यावरण के प्रदूषण के कारण पूरा पृथ्वी प्रदूषित हो रही थी। इसको मद्देनजर रखते हुए सर्वप्रथम 1992 ईस्वी में, कब दोस्तों? 1992 ईस्वी में, जो कि ब्राज़ील में पड़ता है, रियो डी जेनेरो, ब्राज़ील का एक शहर है, उसका नाम है रियो डी जेनेरो। तो 1992 ईस्वी में पहला पृथ्वी सम्मेलन किया गया। 1992 ईस्वी में कहाँ? रियो डी जेनेरो, जो कि पड़ता है ब्राज़ील में। ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछेगा आपसे कि पहला पृथ्वी सम्मेलन कब किया गया? 1992। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब किया गया? ठीक इसके 5 साल बाद, यानी 1997, जो न्यूयॉर्क यानी अमेरिका में पड़ता है। और उसके बाद तीसरा पृथ्वी सम्मेलन जो था वो 2002 जोहान्सबर्ग में, जो कि ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, यहाँ किया गया। ये इम्पोर्टेंट तथ्य था दोस्तों। इस तरह से आज हम लोगों का ये चैप्टर समाप्त हुआ और अब आप लोगों को सॉल्यूशन के तौर पर आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा इस चैप्टर में।